नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आप कैसे हैं सब? आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को बरकरार रखो। आज हम लाड़ सभा की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको लाड़ सभा के गठन के बारे में बताया था कि लाड़ सभा का गठन कैसे होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया था कि ब्रिटिश जो संसद है उसके दो सदन हैं, लाड़ सभा और कॉमन सभा। लाड़ सभा है वो ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है और कॉमन सभा है वो निम्न सदन है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही ब्रिटेन में लाड़ सभा और कॉमन सभा है। ब्रिटेन की जो लाड़ सभा है वो भारत की राज्यसभा के समान है। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन की जो लाड़ सभा है उसकी शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं तुलना में कॉमन सभा के। तो आज हम लाड़ सभा की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लाड़ सभा की विधायी शक्ति। विधायी जो शक्ति होती है उसमें जो विधेयक हैं वो रखे जाते हैं दोनों सदनों में, और जो दोनों सदन जब उसको पारित कर देते हैं तब उस पर राजा के हस्ताक्षर होते हैं और वह कानून बन जाता है। तो 1911 से पहले जो लाड़ सभा है उसको कुछ अवित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन 1911 के बाद ये प्रावधान किया गया कि कोई भी जो विधेयक है, साधारण विधेयक है, वो कॉमन सभा से पारित होकर जब लाड़ सभा में जाता है तो वह उसको 2 वर्ष तक अपने पास रख सकती है। 2 वर्ष के पश्चात अगर लाड़ सभा उसको स्वीकृति नहीं प्रदान करती है तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक स्वतः ही कॉमन सभा के पास चला जाता है और कानून बन जाता है। लेकिन 1949 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें पुनः जो ये समय सीमा थी 2 वर्ष उसको घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि अब जब भी कोई विधेयक लाड़ सभा में जाता है कॉमन सभा से साधारण विधेयक, तो उस साधारण विधेयक को लाड़ सभा मात्र 1 वर्ष तक अपने पास रख सकती है। ये तो हुआ विधायी शक्ति। उसके पश्चात हम बात करते हैं परामर्श संबंधी शक्ति। तो देखा जाए तो जो ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन राजा तभी लाड़ सभा से परामर्श लेता है जब कॉमन सभा का विघटन हो जाए या त्यागपत्र दे दिया जाता है कैबिनेट द्वारा। जब तक कैबिनेट रहती है तब तक राजा सिर्फ कैबिनेट से ही परामर्श लेता है, लेकिन त्यागपत्र की स्थिति में राजा है वो लाड़ सभा से परामर्श लेता है। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो जो विधायी शक्तियों में मुख्य रूप से धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक हमेशा कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कभी भी धन विधेयक को लाड़ सभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता, अर्थात रखा जाता है। कॉमन सभा से पारित होने के पश्चात उसको लाड़ सभा में ले जाया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय जो क्षेत्र है उसमें लाड़ सभा की जो शक्ति है वो यहीं कम होती नजर आती है। लाड़ सभा, क्योंकि लाड़ सभा न तो धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है और न ही उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कर सकती है। 1 माह की अवधि समाप्त होने पर विधेयक कानून बन जाता है। अर्थात यहाँ भी हम ये देखते हैं कि जो लाड़ सभा है उसकी वित्तीय जो शक्तियाँ हैं वो नाम मात्र की हैं। वह सिर्फ जो धन विधेयक है उसको 1 महीने तक ही अपने पास रख सकती है। फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। तो लाड़ सभा मंत्रिमंडल को कभी भी भंग नहीं कर सकती, सिर्फ मंत्रिमंडल को कॉमन सभा ही भंग कर सकती है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। लाड़ सभा के सदस्य सिर्फ मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन उसको अपदस्थ नहीं कर सकते। अर्थात कार्यपालिका शक्तियों में हमें देखते हैं कि लाड़ सभा न तो मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है और न ही उसको अपदस्थ कर सकती है। फिर हम बात करते हैं
न्यायिक शक्तियों की। तो इस क्षेत्र में न्यायिक जो शक्तियाँ हैं, यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जहाँ लार्ड सभा है वह कॉमन सभा से अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि लार्ड सभा यहाँ एक न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लार्ड सभा है उसको कॉमन सभा से अत्यधिक शक्ति प्राप्त है। जब भी कोई अपील की जाती है तो लार्ड सभा में की जाती है, और लार्ड सभा यहाँ है वह सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है। धन्यवाद।